आज हम लोग सेल के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो सेल यार देखने में तो बहुत छोटा लगता है, नाम तो बहुत छोटा है, CELL, लेकिन ये CELL सेल एक्चुअली में निकला है वर्ड, लैटिन वर्ड से, इसका नाम है सेलुला। सेलुला मीन्स लिटिल रूम। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। डिस्कवरी कैसे हुई सेल की? तो सेल की डिस्कवरी के बारे में एक कॉन्सेप्ट था रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के। उन्होंने सबसे पहले सेल का खोज किया था, एक डेड प्लांट सेल से, डेड कॉर्न सेल था, उसी से खोज किया था। उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उसी से वो खोज किया। हालांकि उनका माइक्रोस्कोप जो था वो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सेल में बहुत कुछ आदमी को बताया कि सेल के बारे में क्या है नहीं है। इसके बाद ये 1665 की बात है। 1674 में 10 साइंटिस्ट थे, एक एंटोन वॉन लीवेन। उन्होंने सेल के बारे में उसका माइक्रोस्कोप जो था, उस माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने के बाद उस माइक्रोस्कोप के मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल दे शो लिविंग सेल, they observe living cell, it means bacteria. First of all they discovered bacteria. ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि सेल जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो कि एनिमल हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये कैसे इसको पता किया जाए कि सेल से ही बना हुआ है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेल को खोज करने के लिए, सेल को डिस्कवर करने के लिए या सेल के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बात करना। तो माइक्रोस्कोप को बंटवारा किया गया दो भाग, एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप इट मीन्स लाइट इज एप्लीकेबल फॉर द इल्यूमिनेशन एंड लेंस इज द फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो है कि इल्यूमिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन यूज किया गया और उसको मैग्निफिकेशन करने के लिए उसमें यूज किया गया इलेक्ट्रॉन मैग्नेट किया गया। ठीक है। तो इसमें ये जो आदमी हम लोग सेल का थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, बहुत सिंपल डायग्राम है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल? तो ये जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके बाद ये वाला कवरिंग है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। यानी कि सबसे पहला अगर हम लोगों के सामने में एक अभी जान में नहीं रहा हूं कि कौन प्लांट सेल है कौन एनिमल सेल है, बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व both slides, it means plant cells and animal cells. When cell wall is outermost covering, but in the case of animal cell wall is absent. ठीक। तो इसमें क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन रहता है, सेल वॉल तो होता नहीं है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें सेल, प्लांट सेल में एक बहुत थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। ठीक। बट वैक्यूल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। वैक्यूल अगर रहता भी है तो बहुत छोटा छोटा वैक्यूल रहता है। ठीक है। बहुत छोटा छोटा, लेकिन ये ज्यादा नंबर में वैक्यूल रहेगा। जहां तक प्लांट सेल की बात है, तो प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस जो है ये पेरीफेरी में रहता है, साइड में। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एनिमल सेल है इसका न्यूक्लियस जो है सेंटर में। तो ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस हुआ। ठीक है। इसमें प्लांट सेल में एक चीज पाया जाता है जो कि काफी प्रोमिनेंटली पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक। गोल्गी बॉडी के बाद जहां तक बात है, गोल्गी बॉडी दोनों में रहेगा। बट इन द केस ऑफ द प्लांट सेल, गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड डिक्टायोजोम्स। ओके। तो ये हुआ। इसके बाद इसका जो सेल का जो सबसे बड़ा चीज हम पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस रहेगा वो पेरीफेरी में रहेगा, एनिमल सेल में न्यूक्लियस रहेगा वो सेंटर में रहेगा। एनिमल सेल में ये चीज रहेगा, इसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। ठीक।
ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी रहेगा, और इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER से डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज और, इसके पास राइबोसोम्स वगैरह बहुत ज्यादा रहेगा, फ्री राइबोसोम्स भी और अटैच राइबोसोम्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड है, तो ये राइबोसोम्स हुआ। और इसमें भी राइबोसोम्स एक्चुअली में इसका जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो वो ER के ऊपर जाता है, अदरवाइज वैक्यूल में सॉरी साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड रहता है, घूमते रहता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग प्लांट सेल की बात। जहां तक बात होती है तो प्लांट सेल में एक चीज पाया जाता है, इसका नाम है मिडिल लैमेला। जब प्लांट अगर मल्टीसेलुलर रहेगा तो वह दो सेल आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लैमेला। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन जब सेल को स्टडी करना होता है तो सेल को स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्स को स्टडी करने के लिए सेल को डिवाइड किया गया है 3 भाग। पहला भाग इसका सबसे कवरिंग जो है, इसको बोलते हैं सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप। ठीक, दूसरा में आता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा आता है न्यूक्लियस। ठीक, लेकिन इस सेल इन्वेलप में 2 चीज आता है। सेल इन्वेलप में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म की बात जहां तक है तो साइटोप्लाज्म सबसे पहले समझना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म कहते किसको। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, बनाते हैं। जैसे कि ये सेल है, इसमें ये रहा न्यूक्लियस। ठीक, और ये सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसका एक नाम और है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय यूनिट स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच में सारे चीज पाया जाता है। अभी टोटल चीज इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आता है, यानी कि गोल्जी बॉडी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड्स हुआ, सारे चीज इसके बीच में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चीज है, इट मीन्स फ्लूइड मटेरियल। फ्लूइड मटेरियल मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जो उसमें घुला हुआ भी है और जो घुला हुआ नहीं भी, जो डिजोल्व भी है, जो अनडिजोल्व भी है, तो उस सभी चीज को एक नाम दिया गया, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। एंड द टर्म साइटोप्लाज्म वाज गिवन बाय कौन दिया टर्म? स्ट्रासबर्गर, है ना। साइटोप्लाज्म टर्म जो है वो स्ट्रासबर्गर दिया है। तो साइटोप्लाज्म इट मींस द फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में दो चीज हो गया, एक तो फ्लूइड मटेरियल और दूसरा उसका कंपोनेंट्स। एक जिसमें घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मटेरियल, और दूसरा हुआ कंपोनेंट्स। अब यहां पर देखा जाए कि फ्लूइड मटेरियल को एक स्पेशल नाम से उसको जाना जाता है। फ्लूइड मटेरियल को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, और कंपोनेंट के लिए भी बहुत ही खास नाम दिया गया है। तो फ्लूइड मटेरियल को बोलते हैं हम लोग, उसका नाम है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म, और इसका नाम दिया गया है ट्रोफोप्लाज्म। ठीक, यानी हाइलोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म।
and the tropoplasm is the component of cytoplasm. Cytoplasm consists of dissolved material. It means इसमें बहुत ज्यादा वाटर है, वाटर का परसेंटेज बहुत ज्यादा, लगभग 69% के आसपास वाटर रहता है. इसके अलावा इसमें बहुत सारा गुलाबा चीज रहता है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, ठीक है, बहुत सारा कुछ वेस्ट मटेरियल भी है. इसके अलावा एंटीबॉडीज है, विटामिन है, मिनरल्स है, बहुत सारा चीज है, हार्मोन्स वगैरह है. एवरीथिंग इज फाउंड इन द हेलोप्लाज्म एंड दिस इज द कंपोनेंट. ये डिसॉल्व नहीं है, ये इसमें क्या करता है, वो घूमते रहता है. ये ट्रोफोप्लाज्म को क्या किया गया है, इसको दो भाग में बांट दिया गया है. ठीक, ट्रोफोप्लाज्म is divided into two parts. First part is the living part and another is non-living. ठीक, तो लिविंग पार्ट जो है इसका नाम दिया गया है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, इसका नाम है सेल ऑर्गेनल. सेल ऑर्गेनल. और नॉन लिविंग को बोला गया है सेल इंक्लूजन. ठीक, अब सेल ऑर्गेनल में कौन कौन आता है? सेल ऑर्गेनल्स का इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें, इसमें बहुत सारा चीज है. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, बहुत सारा चीज है. ठीक, एंड द सेल इंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, इसमें आता है स्टार्च ग्रेन्स, फैट ड्रॉपलेट्स, और भी बहुत सारा चीज है. तो ये हुआ तुमको क्या चीज, सेल इंक्लूजन, यानी इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं. ठीक, लेकिन ये लिविंग कंपोनेंट जो सेल ऑर्गेनल, इस सेल ऑर्गेनल को भी डिवाइड किया गया है तीन भाग. ठीक है, सेल ऑर्गेनल इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप्स. सेल ऑर्गेनल को तीन भाग में बांटा गया है. पहला है, फर्स्ट है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल. इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस भी बोला जा सकता है, न्यूक्लियस भी. ठीक, और सेकेंड में आता है सिंगल मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल. ठीक, इसमें इसका एग्जांपल में आएगा लाइसोसोम्स, इसके बाद आ जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक, एक कैटेगराइज और है, एक कैटेगरी इसमें और है जो कि मेम्ब्रेनलेस है. मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल. ठीक, इसका एग्जांपल्स में आता है राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस. ठीक, अब देखो ये एक्चुअली में ये एक क्या कहते हैं इसको, बेसिक चीज में हम लोगों को कम से कम इतना तो जानना है. अब बात आती है कि इसका एक एक करके स्टडी करने की बात आती है. ठीक है, लेकिन ये तो साइटोप्लाज्म की बात होती है. एक चीज और भी होता है, ये इसके अंदर में इसके जो न्यूक्लियस है, यानी कि साइटोप्लाज्म और के बीच में जो न्यूक्लियस सस्पेंडेड है, लेकिन न्यूक्लियस लिया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is the separating membrane which separate the cytoplasm and nucleoplasm. It means the fluid present inside the nucleus is called nucleoplasm. Okay? And the fluid present
between the cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm. अब यहाँ पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दोनों के कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया गया है प्रोटोप्लाज्म. ठीक. और प्रोटोप्लाज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रोटोप्लाज्म इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है. एक साइंटिस्ट का नाम हक्सले है. उन्होंने बोला है प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. यानी जिस सेल में लाइफ है और वो लाइफ अगर है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म रहना ही जरूरी है. जैसे कि एक इसके बारे में जानकारी होगी वायरस के बारे में. तो वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ना इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल है. दैट्स व्हाई दे आर नॉन लिविंग. They have not any component, they have not any cell organelle, they have not cytoplasm, protoplasm, everything is absent, which is only made up of